अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन पोर्टलैंड, मेन। आज 6 जुलाई 2025 है, इतवार का दिन है। बहुत सी इंटरनेशनल इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान से भी ताल्लुक़ है, अमेरिका से ताल्लुक़ है, इसराइल से ताल्लुक़ है, चीन और रूस और हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको महलो वकूफ़ बता दूं कि पोर्टलैंड मेन की रियासत का एक इम्पोर्टेंट शहर है। अमेरिका के छोटे शहरों में है लेकिन बड़ा तारीख़ी शहर है। यहाँ की जो बड़ा वॉकिंग शहर है, यहाँ बहुत आसानी से आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ एक पुराना फोर्ट भी है। यहाँ अमेरिका का एंशेंट सबसे पुराना लाइट हाउस भी है। और अमेरिका के बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, उनका इब्तदाई ज़माने का घर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जहाँ मैं बैठा हूँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है कि यहाँ लाइट थोड़ी सी कम है और जब हवा चलती है तो एक बिल्कुल नाकाम आशिक की तरह की सूरत हाल हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बालों को कंट्रोल करता रहूँ। अब जो डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट से चलने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरा बुनियादी थीसिस ये है कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल ज़रदारी को बहुत जल्दी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट GHQ किसी बड़े रोल के लिए मुंतखब करने वाले हैं। वो रोल जो है वो फॉरेन मिनिस्टर का भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर का भी हो सकता है, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त की एक ज़िम्मेदार, ये उनकी एक नीड है। और हो सकता है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है PMLN PPP का, इसके अंदर कुछ बड़ी स्ट्रक्चरल किस्म की चेंजेस आए, एक एडजस्टमेंट आए, जो वंस अगेन चौधरी निज़ामुद्दीन की एक ज़रूरत होगी। लेकिन इस थीसिस और इस एनालिसिस की तरफ चलने से पहले मैं कुछ इंटरनेशनल, रीजनल, पाकिस्तान रिलेटेड डेवलपमेंट्स बहुत क्विकली आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं जी आप अपनी मेन चीज़ जो है वो पहले जिक्र कर दिया करें, लेकिन फिर ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए, और बहुत से लोग इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, ये रह जाती हैं बिकॉज लोग 50%, 55% से ज़्यादा कोई वीडियो देखते नहीं हैं। तो किसी को अगर सिर्फ बिलावल के थीसिस से इंटरेस्ट है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ चले जाएँ। लेकिन मुझे लेट मी प्लेस दिस इंटरनेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले देखिए कि इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद जिस प्रोटेस्ट व एहतजाज का ऐलान कर रखा है, 10 मुहर्रम मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 6 जुलाई को 10 मुहर्रम ख़त्म हो गई, और 2 दिन पहले जुनैद अकबर साहब ने, जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने इस हवाले से 3 मिनट की वीडियो इशू की, जिसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे जुनैद अकबर ने यह कहा कि प्रोटेस्ट हम डेफिनेटली करेंगे, इमरान खान का हुक्म है। तमाम प्रोविंशियल जो हमारे सेंटर्स हैं, तमाम बड़े शहरों के अंदर मल्टीपल लेवल की प्रोटेस्ट की जाएंगी। इसमें जलसे हो सकते हैं, जुलूस हो सकते हैं, रैलीज हो सकती हैं, और इसमें हमें उम्मीद है कि हमारे MNAs और MPs भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम इस चीज़ पर ना जाएँ कि तहरीक को या रैली को या जुलूस को कौन सा लीडर उसको लीड कर रहा है। किसी वक्त भी कोई चेहरा जो है उसे लीड कर सकता है। यहाँ से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी उनकी पता चलती है कि उनको पूरा एहतमाद नहीं है कि जो की लीडर्स हैं या MNAs MPs जो है वो इसको लीड करेंगे। अब जुनैद अकबर की ये वीडियो तो 2-2.5 दिन पहले से, 2 दिन से कम मौजूद है तहरीक इंसाफ के चैनल, उनका जो YouTube चैनल है ऑफिशियल। लेकिन पिछले 24 घंटों का मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो वहाँ पर इस एहतजाज के हवाले से कोई नई वीडियो, कोई नया क्लेम, किसी और की स्टेटमेंट हमें, जो उनके मेन लीडर्स हैं जैसे उमर अयूब साहब हैं या शिबली फराज हैं या सलमान अकरम राजा हैं, उनकी कोई हमें मज़ीद फ्रेश वीडियो जो है वो यहाँ पर इस हवाले से नज़र नहीं आती। अली बीन गंडापुर वगैरह की नज़र नहीं आती। अच्छा, अब आप इसकी कुछ वजूहात पर भी ज़ाहिर सोचते हैं। मैं एक वजह आपके सामने रखता हूँ। अमरीका की जो खबर रसां और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साइट है, वेबसाइट है, खबर रसां एजेंसी है, पब्लिकेशन है, ड्रॉप साइट, जिसको उर्फ़ आम में ब्रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की वजह से वो फैमिली है आप उससे। ड्रॉप साइट ने 2 या 3 दिन पहले एक स्टोरी निकाली, जिसका मैं स्क्रीनशॉट इमेज आपको दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम के 2 प्रोमिनेंट मेंबर, जिनका नाम जुनैद जहांगीर और सलमान रज़ा है, वो 2022 में बहुत एक्टिव थे। लेकिन 2022 में वो खामोशी से यहाँ से निकल के दुबई चले गए, पाकिस्तान से निकल के, और 2024 के सितंबर में आखिरी दफ़ा ये वो आ गई हवा, 2024 के आखिर में उन्हें यहाँ पर देखा गया दुबई के अंदर, और उसके बाद से वो गुम हो गए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद के ऑफिस हैं वहाँ पे जब इसे कहते छापा हुआ, उसके बाद ये भी गुम हो गए, और बहुत अर्सा तक पता नहीं चल सका कि कहाँ गुम है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने रब्ता कायम किया UAE के अंदर, अबू धाबी में, दुबई में, और फिर पता चला कि वहाँ की एक एजेंसी जो है SSA, जो उनकी स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी या अथॉरिटी है, उसने उनको उठाया हुआ है। पहले उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर बाद में उनसे टेलीफोन पे रब्ते हुए, उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत का रब्ता भी
एक दफ़ा फिर जो है ख़त्म हो चुका है। उनकी फैमिली जो है वो भी आई यहाँ आकर इनको ढूंढने के लिए, इनको कोई कानूनी रास्ता ढूंढने के लिए, कोई कानूनी वजह नहीं बताई गई इनके उठाए जाने की। तो जो स्टेट सिक्योरिटी है, ये दुबई की अथॉरिटीज़ है, उनका कहना यह है कि ये जो भी एक्सेस इनको मिल सकती है वो पाकिस्तान के काउंसलेट्स के ज़रिए आपको इस पर अप्रोच करना होगा। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के काउंसलेट्स उसमें कोई तावन नहीं करते, उन्होंने इसमें कोई कॉपरेशन नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोनों एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया के, जुनैद और सलमान, उनकी फैमिली के साथ, सलमान रज़ा और जुनैद जहांगीर, जिसका नतीजा ये है कि उन तक कोई एक्सेस उनकी फैमिली को नहीं मिल सकी, ना ही कोई वकील उनका केस लेने को तैयार है, ना कोई उनको लीगल असिस्टेंस जो है वो मिली है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉप साइट की स्टोरी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो उनके वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया टीम है, उनके जो लीडर्स हैं, वो किस किस्म के खौफ व हरास में मुब्तला हैं। और वो जो कोई भी तहरीक या एहतजाज चलाएँगे या चलाना चाहते हैं, उसमें ये एलिमेंट जो है खौफ का, टिरनी का, वो आपके जहन में रहना चाहिए। अब एक डेवलपमेंट यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो इस वक्त वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, संडे को निकले थे, और कल मंडे के दिन के शुरू में उनकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है गाज़ा के पीस के हवाले से। और उसमें नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट भी आई है कि वो बड़े पुरउम्मीद हैं कि इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप का जो फार्मूला है पीस का वो कामयाब हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये बताया कि ये मीटिंग उनकी खासी मुश्किल होगी, बावजूद इसके कि ईरान में अमेरिका और इसराइल को बड़ी कोऑपरेशन मिली है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक तो ये बताया हमें कि वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में इसराइली और यहूदी दोनों जो हैं वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत बड़े मुजाहरे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये मुजाहरे मंडे को होंगे और मुजाहिरीन ये चाहते हैं कि गाज़ा में फ़ौरी तौर पे जंगबंदी भी हो। मुजाहिरीन ये चाहते हैं कि गाज़ा के लोगों को रसद मिले, उनको जो भी उनकी एड का प्रोसेस जो है वो शुरू हो और होस्टेजेस जो हैं वो रिलीज़ हों। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहूदी भी हैं, ये इसराइली भी हैं और ये चाहते हैं कि एड का प्रोसेस शुरू हो। टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लेफ़्ट ऑफ द सेंटर यहूदी या इसराइली कम्युनिटीज़ हैं जो इन प्रोटेस्ट का आगाज़ करें। उनका ये भी कहा है कि जो मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनका ख्याल है कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। और कॉम्प्लेक्स इसलिए होगी, डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर सऊदी अरब का बड़ा प्रेशर है, बिकॉज सऊदी अरब का ये है कि ये फ़ौरी तौर पर जंगबंदी इसमें होनी चाहिए अगर हमें अब्राहमिक अकॉर्ड या इसराइल की रिकग्निशन की तरफ आगे बढ़ना है। अब अमेरिका के अंदर ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इलॉन मस्क ने जिस न्यू अमेरिका पार्टी की धमकी लगा रखी थी कि अगर बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से पास हो गया हाउस से, तो फिर वो ये पार्टी जो है लॉन्च कर देंगे। उन्होंने 5 जुलाई को इस पार्टी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। उन्होंने पहले एक ट्वीट किया जिससे तकरीबन 13 लाख लोगों ने उस वोटिंग सर्वे उन्होंने किया ट्विटर के ज़रिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में एक सिंगल पार्टी है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन जो हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, मनी मैनेजमेंट, बजट मेकिंग जो है, तो ये एक सिंगल पार्टी है। उसमें उन्होंने एक तस्वीर भी इशू की है, एक सांप के, सिंगल सांप है, ये यूनी पार्टी है। तो इनके खिलाफ एक नई पार्टी जो है वो होनी चाहिए। तो उसमें तकरीबन 65%, 65% लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे वो समझते हैं कि अमेरिका में एक नई पार्टी होनी चाहिए। लेकिन इलॉन मस्क ने जो इस पार्टी का, वो भी कोई ऐसा नहीं है, बड़ा सोच समझ के उन्होंने प्लान किया है कि मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा इन दोनों पार्टीज़ को। उन्होंने कहा है कि हमें 2-3 सेनेट सीट्स मिड टर्म इलेक्शन में 2026 के और 8 से 10 हाउस की सीट्स जो हैं उन्हें हमें टारगेट करना चाहिए ताकि हम शार्प रिजल्ट्स हासिल कर सकें। इसका मतलब है कि बहुत खर्चा किया जाएगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, बहुत मार्केटिंग की जाएगी। तो लोगों ने नीचे उसको वेलकम भी किया है और लोगों ने फिर ग्रॉक से सवाल पूछा है। ग्रॉक से जो खुद एलॉन मस्क के क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन साइट है जिसका इस वक्त लोग दुनिया में, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रॉक से लोगों ने सवाल पूछा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ग्रॉक का एनालिसिस ये है कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन्स को नुकसान पहुँचेगा, इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के फ़ायदा होगा और डेमोक्रेट्स को भी फ़ायदा इसका हो सकता है 2026 में। वैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा माहौल है, ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है ये बड़ा गैर मकबूल है और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो अब ये पार्टी जो है उसका बाकायदा उन्होंने आगाज़ कर दिया। अब खुदा बेहतर जानता है कि इस लड़ाई का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों साइड्स को नुकसान इसका जो है वो हो सकता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका में इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। सोशल मीडिया पे आप देखें पूरी डिबेट जो है न्यू अमेरिकन पार्टी के हवाले से, न्यू अमेरिका पार्टी के हवाले से छिड़ चुकी। इसके साथ आप ये देखें कि जो ब्रिक्स का समिट अभी शुरू हुआ है जो 2009 से मसलसल, उसमें चीन के जो सदर हैं और रशिया के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते रहे हैं, उसमें ना तो शी जिनपिंग आ रहे हैं, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, ना उसमें व्लादिमीर पुतिन पार्टिसिपेट करें। व्लादिमीर पुतिन का तो ये भी है कि शायद उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वो एक वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें पार्टिसिपेट करें। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं, उनका ख्याल था कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो सकेगी। लेकिन बरतानिया का जो बड़ा लेफ्ट ऑफ द सेंटर न्यूज़पेपर है गार्डियन, उसका दावा ये है कि खाली ये मसाइल सिक्योरिटी वगैरह के नहीं हैं, इवन पुतिन के, दोनों चीन और रूस जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि जो नए मेंबर्स की एडिशन हुई है
ब्रिक्स के अंदर, जिसमें इजिप्ट को अंदर लाया गया है, ईरान को अंदर लाया गया है, यूएई को अंदर लाया गया है, सऊदी अरब को अंदर लाया गया है, सबको लाया गया, इंडोनेशिया को लाया गया है। इससे ब्रिक्स का जो इनिशियल एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल एजेंडा था वो कमज़ोर पड़ गया, उनके यहाँ रीथिंकिंग हो रही। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, क्या ये रूस और चीन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, या उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा था। बट गार्डियन ने एक बहुत इन्फॉर्म सोर्सेज से दावा किया है कि ये असल वजह है जिसकी वजह से मेंबर जो हैं वो नहीं इसमें आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में सेंट्रल टेक्सास में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हुकूमतों को थोड़ा सा माफ़ करना पड़ेगा जो हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं जब वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। जब आप देखते हैं कि इस वक्त कन्फर्म्ड 67 ऑलमोस्ट आप कह लें कि 70 डेथ्स 24 घंटे में टेक्सास जैसी अमीर रियासत में हुई, जब सडनली क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत बड़ी हैवी बारिश हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। जितनी वेदर फोरकास्टिंग थी, नेशनल वेदर सर्विसेज थी, एटमॉस्फेरिक थी, सबकी प्रेडिक्शन तो थी कि बारिश होगी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि रिवर ग्वाडालूप, जिसे एंग्लिसाइज में ग्वाडालूप कहते हैं, उसको स्पेनिश ग्वाडालूपे कहते हैं, वो सडनली 7 फुट के लेवल से तकरीबन 30 फुट तक यानी वो बुलंद हो जाएगा, और उसमें 21-23 फीट का सडनली कहते हैं कि 45 मिनट के अंदर उसका इजाफा हुआ। उसने बैंक्स में से ओवरफ्लो किया, और एक मिस्टिक जिसमें कैंपर्स जो थे पूरे अमेरिका से, ये पूरे टेक्सास से आए हुए थे, वो प्रिंसिपल उसका विक्टिम बने। उसके अलावा एक बच्चियों का जो पूरे अमेरिका से गालिबन आई हुई थी, बहुत सी रियासतों से आई हुई थी, और अमीर घरों की बच्चियाँ थी, 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार उन्होंने समर कैंप के लिए दिए हुए थे। उनमें से अभी भी 27 बच्चियाँ बिल्कुल नौजवान बच्चियाँ हैं, 13-13, 14-14 बरस की, वो गुम है। और अगर ये बच्चियाँ भी प्रिज्यूम डेड ही हो जाती हैं, अभी तक उनको डेड प्रिज्यूम नहीं किया गया, तो ये फिगर जो है वो बहुत आसानी से 90 से ऊपर या 100 की तरफ जो है वो जा सकता है। ये क्यों हो रही हैं इस किस्म की चीज़ें? ये हो रही हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी, ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप, उससे तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये जो इतने मैसिव क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ये सडन बारिशें इस किस्म की होती हैं, मौसम में जो तब्दीली आ गई है, ये सब क्लाइमेटिक चेंज है, और इस वक्त इस हवाले से भी बहुत सी क्रिटिसिज्म जो है वो हो रही है। अब आए हम खालिस्तान पाकिस्तान की और बिलावल जरदारी की डेवलपमेंट की तरफ, कि क्यों मैं समझता हूँ कि बिलावल जरदारी जो है वो पाकिस्तान की चौधरी निज़ामुद्दीन और इस्टेब्लिशमेंट GHQ है, उसके नए सिविलियन एक्सेप्टेबल फेस की शक्ल से बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं। बात नई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये स्टेज आ गई है जहाँ इस निज़ाम जो है इस वक्त हुकूमत का स्ट्रक्चर का, इसमें हम बहुत जल्दी तब्दीली देखेंगे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर PMLN के हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। यह ऐन मुमकिन हो सकता है कि बहुत जल्द मुस्तकबिल में प्राइम मिनिस्टर PPP का आ जाए, और प्रेसिडेंट जो है वो कहीं PMLN का आ जाए। प्रेसिडेंट कौन होगा? क्या वो नवाज़ शरीफ साहब हो सकते हैं? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और बात है कि एक से ज़्यादा पाकिस्तानी सहाफ़ी गुज़िश्ता चंद दिनों से इनसाइड स्टोरीज़ पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रेसिडेंसी के हवाले से एक तब्दीली जो है वो आने वाली है। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से भी एक तब्दीली यहाँ पे आए। इसमें मैं जिस चीज़ को इसके ऊपर रिलाय करता हूँ वो इंटरव्यू है जो बिलावल जरदारी से दिलवाया गया है श्रीनिवासन जैन को, जो अल जज़ीरा के लिए उन्होंने इंटरव्यू किया है। वैसे श्रीनिवासन जैन जो हैं वो हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर, मायानाज, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। NDTV के साथ एंकर पर्सन रहे, अपने प्रोग्राम करते रहे, NDTV के एडिटर रहे, मैनेजिंग एडिटर रहे, NDTV के इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट हैं, NDTV के वो, उसके अलावा वो कॉलमनिस्ट रहे, बहुत रिस्पेक्टेड नोन फिगर है। बिलावल ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो अंग्रेज़ी के इंटरव्यूज़ में किसी को भी बिछाड़ सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। जब वो गोवा गए थे हिंदुस्तान, वहाँ पर भी राजदीप सरदेसाई जो ख़ुद हिंदुस्तान में एक बड़े रिस्पेक्टेड नाम है जर्नलिज्म के अतबार से, ऑथर भी हैं, बहुत लिखा भी उन्होंने। राजदीप सरदेसाई के साथ जो इंटरव्यू था बिलावल का, उसमें भी हिंदुस्तान के अंदर ही ओपिनियन ये थी कि बिलावल ने राजदीप सरदेसाई को एक तरह से आउटस्मार्ट कर दिया था। और इस इंटरव्यू में श्रीनिवासन बहुत तैयार थे। मैंने इंटरव्यू बहुत गौर से 2 दफ़ा देखा है, लेकिन बिलावल का बड़ा एग्रेसिव उनकी पोजिशनिंग थी, और ऑक्सफोर्ड की उनकी अंग्रेज़ी उसमें बड़ी काम आई। उनके पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी थी अंग्रेज़ी में अपने आप को प्रेजेंट करने की। और इस्टेब्लिशमेंट की बुनियादी नीड पाकिस्तान में क्या है? वो हमेशा चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा स्पोक्समैन हो जो प्रेजेंटेबल हो, देखने में अच्छा लगे। बिलावल ने अपना वज़न भी रिड्यूस किया। बाज़ लोग कहते हैं कोई दवाई खाई उन्होंने, पता नहीं क्या किया, लेकिन उन्होंने अपना वज़न भी रिड्यूस कर दिया है। वो स्मार्ट लगते हैं, वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं। बस इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। साथ ये होती है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया जाए, और जो उनका स्पोक्स पर्सन हो उसके अपने कोई आइडियाज़ ना हो। और अगर आप देखें 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी 50, 55, 60 साल बरस अर्ली 60s से
अगले 10-12 बरस तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के जर्नैलों के और इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्समैन थे, जिनको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया 1971 में। बहुत उनकी बड़ी प्रेजेंटेशन है, उनकी बड़ी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको इस्तेमाल किया गया। फिर एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी फ्लर्ट किया। फिर एक ज़माने में उन्होंने एक तरह से उनके स्पोक्स पर्सन नवाज़ शरीफ साहब थे, उनके साथ उन्होंने फ्लर्ट किया। फिर मोइन कुरैशी साहब को लाया गया वर्ल्ड बैंक से, और इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने शौकत अजीज़ के साथ फ्लर्ट किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को भी उन्होंने इसी रोल में देखा कि भी ऑक्सफोर्ड का है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, दुनिया के सामने हमारा केस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। और इस बिलावल के क्रेडेंशियल्स भी हैं, उनकी लेगेसी भी है, और ही स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अब ये देखें कि इसी इंटरव्यू में श्रीनिवासन के साथ उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी सक्सेसफुली प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का विक्टिम है। ये सब इस्टेब्लिशमेंट की की पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का विक्टिम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुलभूषण जाधव हमारे पास है, और वो उसकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि किस तरह से बलूचिस्तान में कितनी इन्वॉल्वमेंट है हिंदुस्तान की एजेंसीज़ की। और ये कि पाकिस्तान पीस चाहता है, ये जो सारे मसले जिहादीज़ के हैं ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पैदा करना नहीं है, बल्कि ये तो सारे मसाइल इंडिकेट करते हैं कि 1980 की दिहाई में जब वेस्ट ने, अमेरिका ने जिहादिज़म को पैदा किया, या उसका ये एक तरह से आउटकम है जिसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है। और साथ ही उन्होंने इसमें ऑलिव ब्रांच उन्होंने थ्रो की, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आखिर में अगर आप देखें आखिरी इसके 27 मिनट का इंटरव्यू, इसके आखिरी 3-4 मिनट में श्रीनिवासन लिटरली एक उनको टेलर मेड क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। अब ये हो सकता है कि अल जज़ीरा की तरफ से श्रीनिवासन से कहा गया हो कि आपने क्वेश्चन उनसे पूछा है कि भी आप हिंदुस्तान को क्या ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो मोस्ट वांटेड नीडेड पर्सनस हैं, ये पर्सनस ऑफ इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के, इशारा उनका हाफिज़ की तरफ है, इशारा उनका मौलाना मसूद की तरफ है, इनको हिंदुस्तान के हवाले जो है वो किया जा सकता है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वक्कास ने बड़ा खुल के हमला किया है बिलावल के ऊपर, और वो जो हमला उनका है उसको पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको रिप्रोड्यूस किया। उससे भी बिलावल को फ़ायदा होता है, क्योंकि दुनिया के सामने बिलावल की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जब पाकिस्तान की अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि ये इर्रेशनल है, और बिलावल ने एक रैशनल बात की है। तो यूँ बिलावल की एक पूरी प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि बिलावल ही को क्यों इस्तेमाल किया गया ये पैगाम देने के लिए हिंदुस्तान और दुनिया को। उसकी वजह है कि यहाँ पर एक प्लॉजिबिलिटी की बात आ जाती है, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी आ जाती है, बिकॉज बिलावल ने अपनी कैपेसिटी में, अपनी आज़ादाना हैसियत में उन्होंने ये कहा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कहते, DG ISPR कहते, या साग डार साहब कहते एज फॉरेन मिनिस्टर, तो फिर ये पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आ जाती कि वो कमज़ोर पड़ गए हैं, वो ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अगर आप टेलीविज़न चैनल्स के, मैं एक हेडलाइन दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, उन्होंने उसको परसीव किया है कि ये एक हिंदुस्तान को ऑफ़र की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और अब हिंदुस्तान देखना ही है कि हिंदुस्तान ऐसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हिंदुस्तान की डिमांड है भी क्या? वो कहते हैं कि हमें एक वेरीफाइबल मैकेनिज़्म चाहिए कि पाकिस्तान ने अपना जो टेरर मैकेनिज़्म है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। और उसमें उनकी डिमांड है कि जो मेन हमारे की लोग हैं, जिसमें हाफिज़ है, जिसमें मौलाना मसूद है और बहुत से लोग हैं, इनको पकड़ के हमारे हवाले किया जाए ट्रायल के लिए। बिलावल ने बड़ी खूबसूरती से पूरे केस को प्रेजेंट किया है कि हिंदुस्तान ने एविडेंस ठीक नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान अगर एविडेंस आएगी तो पाकिस्तान इनको हिंदुस्तान के हवाले कर सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में धमकियाँ तो बहुत लगाई गई हैं, डैम उड़ा देंगे हम, तुलबुल डैम वगैरह की तरह, लेकिन असल में पाकिस्तान के पास इंडस वाटर ट्रीटी जो हिंदुस्तान ने रोक रखी है उसका कोई हल नहीं है, मासवा इसके कि हिंदुस्तान के साथ डायलॉग किया रहे और हिंदुस्तान की कुछ जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया रहे। उससे दहशतगर्दी, या हिंदुस्तान जिसको दहशतगर्दी कहता है कश्मीर में या और जगहों पर, वो रुकेगी नहीं रुकेगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाएँ वेरीफाइबल मैकेनिज़्म के तौर पे, तो पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की मदद से हिंदुस्तान के साथ एक बेहतर नेगोशिएशन जो है वो मिल सकती है। मैंने एक आखिर में मैं आपको बताऊं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक एनालिसिस प्रेजेंट किया एक साउथ एशिया एक्सपर्ट कह लें, जो तो कम से कम 30-35 बरस से अमेरिका के अंदर हैं और उनके पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत इंटरेक्शन है और अमेरिकन के साथ भी बहुत इंटरेक्शन है। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, शायद अक्सर लोग ये चीज़ नहीं समझ सकते कि अमेरिका के बुरे ताल्लुकात जो हैं गुज़श्ता 30 बरस में, वो उन्हीं कंट्रीज़ और स्टेट्स के साथ होते हैं जहाँ पर अमेरिका का उनका मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप या इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। और जिन फॉर इंस्टेंस आप देख लें कि ईरान है, इससे पहले इराक़ था, उससे पहले सीरिया है, लातिनी अमेरिका के अंदर क्यूबा है, वेनेजुएला है, इस तरह के और ममालिक हैं, और यहाँ जहाँ एक हिंदुस्तान भी है, जहाँ
मिलिट्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ पर अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। पाकिस्तान के साथ स्ट्रक्चरली तौर पे अमेरिका जो है उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुकाबले में एक न्यूसेंस, एक पोटेंशियल न्यूसेंस यूज़फुल फैक्टर के तौर पे दिखती है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान जो अदरवाइज़ वेस्ट का एला है उसको दबाव में रखा जा सकता है। और इसी पैराहे और तनाजुर में पहलगाम और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो 4 दिन की जंग हुई है, इसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे सब कुछ समझाते हुए इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि उनको इसराइली लॉबी की ज़रूरत है पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, जो पेंटागन, CIA की और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की या जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है पाकिस्तान को, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वो इसराइली लॉबी को इस्तेमाल करते हैं। शायर मशरक़ ने एक दफ़ा कहा था ना, ये मैं समझता हूँ कि मेरे दिल की बात है, इसको मैं फिर कभी डिटेल से डिस्कस करूँगा, कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ज़ौक़े यकीन का मुझे मतलब नहीं समझ आया, मैंने 2 दिन इस पर बहुत रिसर्च की है, लेकिन उसको फिर मैं आपके साथ कभी डिस्कस करूँगा। अभी इतना ही।